नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में अगर आप सभी को याद होगा तो हमने अपने पिछले सेशन में लास्ट जो हमारा इससे पहले का सेशन हुआ था क्लास 7 में हिंदी का, तो उसमें हमने अपनी हिंदी व्याकरण की जो पाठ्य पुस्तिका है उसमें से पाठ लिया था संज्ञा। तो संज्ञा को हमने पढ़ा था, उसके भेदों के बारे में हमने जाना तो संज्ञा के 5 भेद हमने यहाँ पर अलग अलग पढ़े थे और सभी की को परिभाषित किया था, सभी के एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे। तो लास्ट में हमने यहाँ पर भाववाचक संज्ञा जो हमारा टॉपिक है वो हमने पढ़ा था। तो आज हम भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हम भाववाचक संज्ञा शब्द बना सकते हैं बाकी संज्ञा शब्दों से। तो आप सभी रेडी हो जाइए बिल्कुल कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है जो आपका व्याकरण होता है ये बिल्कुल भी रटने की चीज नहीं होती, ये आपके समझने की चीज है और साथ ही साथ आपको नोट डाउन करना है ताकि आप समय पर उसको याद कर सकें, पढ़ सकें और समझ सकें। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था टॉपिक संज्ञा। संज्ञा हमने पढ़ा था जिसको आप इंग्लिश में नाउन कहते हैं और संज्ञा की परिभाषा लगभग सभी बच्चों को आती है, क्योंकि संज्ञा हम जब क्लास 1-2 में होते हैं, जैसे कि हमने कहा कि द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। कोई भी नाम वाला शब्द जो होगा, यानी कि जहां पर नेमिंग वर्ड जो होगा, नाम वाला जो शब्द होगा, उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। जो भी आपके आसपास की चीजें हैं, चाहे फिर वो प्राणी का नाम हो, चाहे वो वस्तु का नाम हो, चाहे वो स्थान का नाम हो, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो किसी भाव का नाम हो, तो सारे नाम वाले शब्द आपके संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा हमने लिखी थी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, या भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अलग अलग आपको संज्ञा बताया। और उसके बाद परिभाषा के साथ साथ हमने यहाँ पर संज्ञा के भेदों को भी पढ़ा था। संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के भेद हमने यहाँ पर पढ़े थे, यानी कि संज्ञा कितने टाइप्स की, अलग अलग कितने टाइप्स की होती है। तो संज्ञा के तो वैसे कई रूप होते हैं, ठीक है, संज्ञा के जो रूप होते हैं वैसे तो कई रूप होते हैं, लेकिन कई भेद होते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि कुछ जो लोग हैं, कुछ जो विद्वान हैं, वो पहले संज्ञा के 3 ही भेद मानते थे, संज्ञा के केवल 3 ही भेद मानते थे। उनके अनुसार जो 2 भेद संज्ञा के हमने यहाँ पर बताए थे, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। जैसे कि नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा है समुदाय, और द्रव्यवाचक यानी कि सारे भी जितने पदार्थ हैं, द्रव्य अर्थात पदार्थ, तो वो आपके उन्होंने बताया कि वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। तो पहले संज्ञा के केवल 3 भेद बताए जाते थे, जैसे कि व्यक्ति वाचक संज्ञा, जाति वाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। 3 भेद। लेकिन जैसे कि हमने कहा ये केवल कुछ ही विद्वानों के द्वारा कही गई जो बताए गए भेद थे, लेकिन इसके अलावा क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पर हमने बाकी के भेद बताए, जैसे समुदाय वाचक और दूसरा आपका द्रव्य वाचक,
तो टोटल 5 आपके भेद होते हैं संज्ञा के। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ये हमने पढ़ा अपने पिछले सेशन में। जिन बच्चों ने इससे पहले की जो क्लास हुई थी हमारी 7th क्लास, उसको अटेंड किया होगा तो उन्होंने जरूर नोट डाउन की होंगी चीजें, क्योंकि जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ कि आप हिंदी व्याकरण में, क्योंकि जो आपकी लिटरेचर है उसमें आप पढ़ सकते हैं, कविता को अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ सकते हैं, समझकर भावार्थ लिख सकते हैं, लेकिन आपका जो लैंग्वेज की जो ये पढ़ाई होती है, यानी कि आप जो हिंदी व्याकरण में जो आप ये पढ़ते हैं, तो ये आपको नोट डाउन करनी ही होती है, आपको लिखना होता है ताकि आप समझ भी सके साथ के साथ। तो हमने यहाँ पर 5 भेद बताए थे संज्ञा के अपने पिछले सेशन में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पांचों भेद, आप अगर किसी ने नोट डाउन किया है तो वो पढ़ सकता है, देख सकता है। हमने पांचों की परिभाषा लिखी थी। सबसे पहले हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखी, उसके बाद हमने यहाँ पर व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक की हमने परिभाषा लिखी। क्या परिभाषा लिखी है? कि किसी भी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ठीक है, जहां पर विशेष, किसी भी विशेष व्यक्ति की बात जहां पर होती है, किसी भी विशेष वस्तु की जहां पर बात होती है, किसी भी विशेष स्थान की जहां पर बात होती है, वो सारी चीजें आपकी आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। उदाहरण के तौर पर हमने लिखा भी था, अगर आप लोगों को याद हो, भारत, ठीक है, ये हमारा देश, गंगा प्रसिद्ध नदी है। अगर मैं किसी भी नदी का ऐसे अगर मैं केवल नदी लिख दूं तो उसमें बहुत सारी नदियां आती हैं और वो जातिवाचक के अंतर्गत आता है, लेकिन हमने कहा गंगा तो एक प्रसिद्ध नदी है, ठीक है। इसी तरह से कालिदास, अगर मैं केवल कवियों की बात करूं तो उसमें सारे के सारे कवि आ जाते हैं, लेकिन कालिदास की अगर बात करूं तो वो एक महान कवि हैं। इसी तरह से रामचरितमानस, रामचरितमानस, अगर मैं बहुत सारे प्रसिद्ध पुस्तकों की बात करूं तो बहुत सारी हैं, लेकिन रामचरितमानस जो है वो आपकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, फेमस बुक है, ठीक है। तो जो भी प्रसिद्ध चीजें होती हैं, मुख्य जो चीजें होती हैं, जो विशेष चीजें होती हैं, वो सब आती हैं आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक है। परिभाषा हम पिछले सेशन में लिख चुके हैं, क्योंकि शायद उस समय पर इतने सारे बच्चे नहीं थे क्लास में, सारे बच्चे नहीं ये सारी चीजें नोट डाउन कर पाए थे। तो आप लोग पहले भी सारी परिभाषाएं पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो परिभाषा आप स्वयं लिखेंगे, ठीक है। ये आपके उदाहरण से मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। ठीक इसी तरह हमने दूसरा यहाँ पर पढ़ा था जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक में जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, जातिवाचक, तो जातिवाचक यानी कि किसी भी, यानी समस्त प्राणियों की, व्यक्तियों की, या किसी एक ही प्रकार के जो होते हैं, जाति की बात आती है तो एक जैसे जो लोग होते हैं, जहां पर उनका बोध कराया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है, एक जैसे लोगों की। जैसे अगर मैं कहूं अध्यापक, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक, किसी भी स्पेशल व्यक्ति का नाम मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, किसी आपके अध्यापक का किसी का यहाँ पर नाम नहीं लिखा है, या कोई महान जो कोई अध्यापक है उनका नाम मैंने नहीं लिखा है, केवल मैंने शब्द लिखा है अध्यापक। तो इसके अंतर्गत अध्यापक की पूरी समुदाय, पूरे समुदाय या पूरी जाति का बोध ये शब्द करा रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ कवि, तो किसी भी कवि, ऐसे महान कवि का नाम मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, किसी स्पेशल कवि का नाम मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, केवल कवि मैंने शब्द प्रयोग किया है, तो ये पूरी जाति का बोध करा रहा है। इसी तरह से सभा, अगर मैं सभा की बात करूं तो सभा में कौन चीफ गेस्ट है, कौन श्रोता है, कौन वक्ता है, मैंने कुछ नहीं बताया, केवल मैंने कहा सभा। तो पूरी सभा का, आप पूरी यहाँ पर जो सभा है उसका यहाँ पर बोध हो रहा है। पहाड़, पहाड़, किसी भी
जो स्पेसिफिक पहाड़ है, मैंने किसी का नाम नहीं लिखा है कि कौन से पर्वत या कौन से पहाड़ की यहाँ पर बात की जा रही है, ये पूरी जाति का बोध ये शब्द करा रहा है। इसी तरह से पुस्तक, तो कौन सी पुस्तक, कैसी पुस्तक, किसकी पुस्तक, कुछ हमें नहीं पता, हमने केवल पुस्तक के बारे में कहा है। वो सारी पुस्तकों का यहाँ पर बोध कराता है, सारी पुस्तकों के बारे में बताता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो जातिवाचक संज्ञा का आपको बताते हैं, यानी कि जिस संज्ञा में एक ही प्रकार के या एक जैसे समस्त प्राणियों की बात हो रही हो। तो अध्यापक में सभी टीचर्स की बात होती है, कवि में सभी कवियों की बात होती है, सभा में सभी जो सभा में जुड़े हुए लोग हैं उनकी बात होती है, पहाड़ शब्द से पहाड़ कोई सारे पहाड़ों की बात होती है, पुस्तक शब्द से सभी पुस्तकों की बात होती है। तो इस तरह से जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये सभी आते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था भाववाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक। तो जैसे कि आपको भाव शब्द से ही पता चल रहा है, ठीक है, भाव शब्द से ही आपको पता चल रहा है, तो भाव के अंतर्गत आता है किसी भी व्यक्ति के गुण, किसी भी व्यक्ति के दोष, अवस्था, दशा और स्वभाव, सारी चीजें, ठीक है। जहां पर भाव यानी कि किस तरह का भाव है, तो भाव शब्द को आप देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, ठीक है। भाव जहां पर आता है उसको, वो शब्द आपका ऐसा होगा, वो ना तो वो क्रिया है और ना ही कोई ऐसी चीज है, वो आप केवल अनुभव करेंगे, वो आप केवल फील करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर किसी व्यक्ति के गुण दोष, तो गुण दोष आपको दिखाई नहीं देंगे, उनका आप अनुभव करेंगे। जब आप उस व्यक्ति के साथ बैठेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि हाँ, इसके अंदर ये गुण है और ये दोष है। जब आप किसी व्यक्ति को देखेंगे तो उसके काम से आपको पता चलेगा, अच्छा अब इसकी अवस्था किस तरह की है, या इसका स्वभाव कैसा है, इसकी दशा कैसी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अगर मैं केवल बालक शब्द लिखूं, ठीक है, अगर मैं केवल बालक शब्द लिखूं तो आपको भाव नहीं आएगा इसमें। लेकिन अगर मैं शब्द लिखती हूं बाल्यावस्था, तो आप साफ साफ अंदाजा लगा पा रहे हैं कि बाल्यावस्था अर्थात बचपन की बात हो रही है, बच्चों की। जब छोटे बच्चे, बाल्यावस्था से आप समझ जाएंगे कि ये बालक, किसी को भी कह सकते हैं, छोटा बालक भी हो सकता है, बड़ा बालक भी हो सकता है, थोड़ा और बड़ा भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बाल्यावस्था शब्द का प्रयोग करूं तो साफ साफ पता चल रहा है कि छोटे बच्चे के बारे में बात हो रही, कि उसकी अवस्था कैसी है, साफ साफ पता चल रहा है कि उसकी अवस्था अभी छोटी है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, चतुराई, ठीक है, या अगर मैं कहूं, देखिए शिशु, बिल्कुल सेम शब्द मैंने यहां पर प्रयोग किया है, शिशु। तो शिशु यानी कि एक छोटे बच्चे को शिशु कहते हैं, लेकिन अवस्था कैसी है उसकी, शैशव की अवस्था है, वो बहुत छोटा है अभी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं सज्जन, ठीक है, सज्जन व्यक्ति की, तो मैंने कहा कि व्यक्ति सज्जन है, लेकिन कैसे पता चला कि वो सज्जन है, क्योंकि आपने उसका गुण देखा। कौन सा गुण देखा आपने उसका, सज्जनता का, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे, जैसे नारी, नारी को हम नारी क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर नारीत्व का गुण है, ठीक है। एक अभिनेता, अभिनेता को आप अभिनेता क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर अभिनय करने का गुण है ना, वो अभिनय करता है, तरह तरह की कलाएं दिखाता है अपनी, तो उसको हमने कहा अभिनेता। देव, देव यानी कि देव को देव क्यों कहते हैं, उनके अंदर देवत्व गुण है, भगवान के सारे गुण है, वो आपके और मेरे अंदर नहीं है। तो हमें तो देव नहीं कहता कोई, क्योंकि हम देव को देव इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनके अंदर देवत्व के गुण है। साधु को साधु इसीलिए कहते हैं, उनके अंदर साधुता का गुण है, ठीक है। बच्चे को एक बच्चे को बच्चा क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर बच्चों वाले गुण है, उसका अभी बचपन चल रहा है,
कहते ना अब तू छोटा नहीं रहा, अब ये तेरा बचपन नहीं है, अब तू बड़ा हो गया है ना। तो ये सारी चीजें यानी कि जहां पर भाव की बात आती है, तो ये सारे शब्द जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये आपके सभी एग्जाम्पल है भाववाचक संज्ञा के। तो इस तरह से एक युवा की बात करें तो युवा यानी कि उसमें यौवन है अभी, ठीक है, इसीलिए उसे युवा कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे अगर मैं कहूं ये मेरा अपना है, ये व्यक्ति मेरा अपना है, तो कैसे पता चला कि ये व्यक्ति मेरा अपना है? क्योंकि उसने अपनेपन का गुण दिखाया है, ठीक है, उसमें क्या है, अपनेपन का गुण है। सेम फीलिंग्स होती है हमारी सबके लिए? नहीं होती। जो हमारा अपना होगा, जैसे हम कहीं पर जा रहे हैं तो रास्ते में आप सबसे मुस्कुराते हुए जाते हैं, कैसे हैं आप, कैसे हैं, ऐसे तो नहीं बोलते हुए जाते ना। जब कोई आपको अपना मिलता है, चाहे वो अपना मित्र हो, चाहे अपना रिलेटिव हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आप उसको उसके पास जाते हैं, उससे खड़े होते हैं, उसके सामने उसको हेलो हाय करते हैं, नमस्ते करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, मुस्कुराते हैं। तो वो क्या है, एक अपनेपन का गुण है, एक भाव है, ठीक है। और ऐसे हम हर किसी को अपना कह देने से अपनापन नहीं होता, तो भाव इसमें देखा जाता है। तो जो संज्ञा शब्द हमें व्यक्ति के गुण दोष, भाव दशा, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, वो भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं, या भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं। और ये उसके एग्जाम्पल हैं। तो सबने नोट डाउन कर लिया होगा, जो भी बच्चे अगर कर रहे हैं नोट डाउन, अगर नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, क्योंकि पिछले सेशन में भी काफी बच्चों ने ये सारी चीजें नोट डाउन की है। आगे बढ़ेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा नंबर 4। देखिए, इसके बाद हमने भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना सीखना है, इसीलिए ये सारी चीजें रिवाइज कर रहे हैं। तो हमने द्रव्यवाचक संज्ञा भी पढ़ी थी अपने पिछले सेशन में। द्रव्यवाचक, द्रव्य का क्या अर्थ होता है? क्लास 7th में है, शायद आपको अभी नहीं पता होगा, जब आप साइंस में भी पढ़ते हैं तो द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ, ठीक है। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, ऐसा संज्ञा शब्द जिससे किसी द्रव्य, अर्थात द्रव्य का अर्थ मैंने यहाँ पर इसीलिए लिख दिया ताकि आप समझ पाए, पदार्थ यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिससे आगे कोई चीज बनाई जा सके। जैसे चावल है, चावल से आप क्या क्या चीजें बना लेते हैं? धान से आप क्या करते हैं? चावल जो निकलता है उससे क्या क्या चीजें बनाते हैं? उससे आप चावल बनाते हैं, उससे आप रोटी बनाते हैं, पीस के उससे आप खीर बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें बनती है। इसी तरह से दूध है, जो दूध है उससे क्या क्या चीजें बनती है? दूध भी एक पदार्थ है जिससे आगे चीजें बनाई जा सके, ठीक है। जैसे दूध है तो दूध से दही बन जाता है, मट्ठा बन जाता है, घी बन जाता है, मक्खन बन जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सब दूध क्या है? पदार्थ है। इसी तरह से सोना चांदी क्या है? ये भी पदार्थ है, ये भी द्रव्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि इससे भी बहुत सारी चीजें, आभूषण, बहुत अलग अलग तरह के आभूषण बन सकते हैं। तो जितने भी पीतल, तांबा, लोहा, और साथ ही अगर मैं बात करूं द्रव्य, अर्थात द्रव्य का एक और अगर दूसरा पॉइंट देखें तो जितने भी तरल पदार्थ हैं, द्रव्य, ठीक है, जितने भी तरल पदार्थ हैं ये भी सब द्रव्य के अंतर्गत आते हैं, यानी कि तेल, पेट्रोल, मिट्टी, कोयला, जितनी भी सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सब आपके द्रव्य के अंतर्गत आती है, ठीक है। और दूसरा कि यहाँ पर ये जो संज्ञा शब्द है, यानी कि जहां पर भी आपको किसी भी पदार्थ के होने का बोध कराता है, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे दूध, मिट्टी, बहुत सारी चीजें बनती है, लकड़ी, तेल, सोना, चावल,
आदि, यानी कि जितने भी जिन चीजों से आप सामान बनाते हैं, जिनसे भी आप कुछ भी बनाते हैं, जो भी चीजें एक यूज की जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, चाहे और चीजें, चाहे जो भी चीजें, वो सब पदार्थ के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये आपने पहले भी नोट डाउन किया है। अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो फटाफट नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आगे भी हमने जो मेन चीज टॉपिक है हमारा, उस पर भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन करना है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट डाउन भी करते रहिए साथ साथ। आगे बढ़ते हैं, समूह या समुदाय वाचक। नंबर 5, समूह या समुदाय। समूह या समुदाय वाचक। ठीक है, तो समूह या समुदाय वाचक तो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे जातिवाचक संज्ञा में हमने पढ़ा था कि एक ही प्रकार के, यहाँ पर हमने केवल इतना कहा है कि एक ही प्रकार के प्राणियों, व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों का जब परिचय हमें किसी शब्द से मिलता है तो उसे हमने समूहवाचक कहा, उसे हमने जातिवाचक कहा। तो जब हम समूह या समुदाय की बात करते हैं तो इसमें आपको स्पष्ट हो रहा है कि कहीं पर कोई समूह है। जैसे कि अगर मैं अभी एग्जांपल दूं, आपकी कक्षा। ठीक है, कक्षा शब्द से साफ पता चल जाता है कि कक्षा में लगभग 5, 10, 15, 20, 25, 30 बच्चे बैठे हैं। कक्षा, एक बच्चे से तो हमारी कक्षा नहीं चलती ना, चलती है कहीं पे, लेकिन ये बहुत रेयर है कि वहां पर कोई रीजन है कि बच्चे एब्सेंट है या कुछ है। लेकिन कक्षा का मतलब होता है जहां पर 15 से 20, 25, 30 बच्चे बैठकर साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से पुलिस, तो एक सिंगल पुलिस भी कहीं पर जाती है, लेकिन पुलिस हमेशा फोर्स के रूप में जाती है। सेना, अपनी पुलिस पूरी अपनी फोर्स के साथ जाती है, कहीं पे भी जाती है। सेना, सेना में कोई सिंगल अकेला सैनिक तो लड़ने नहीं जाता, पूरी सेना साथ में जाती है। ठीक है, इसी तरह से कोई सभा हो रही होती है तो सभा कोई अकेला व्यक्ति सभा नहीं करता, सभा का अर्थ होता है एक पूरा समूह, लोगों का समूह। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो हमें किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें यहाँ पर हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के लिए आप लिख लीजिए, पुलिस, कक्षा, सेना, सभा और भीड़ भी कह सकते हैं, किसी रीजन से होगी लेकिन भीड़ तो वो भी एक समूह है। ठीक है, आदि। तो इस तरह से संज्ञा के पांचों भेद फिर से हमने एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। जिन बच्चों ने पिछली सेशन में क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे तो उन्होंने भी ये सारी चीजें समझ ली है। परिभाषा आप सबकी खुद बनाएंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा सरल है। ठीक है, तो ये तो बात थी कि संज्ञा के भेदों के बारे में बताने की। तो अब हम बात करते हैं कि हम किस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं और जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग और जातिवाचक का व्यक्तिवाचक के। सबको क्लियर हो गया है जातिवाचक क्या है और व्यक्तिवाचक क्या है? जाति जहां पर पूरा एक जैसे लोग हों, ठीक है, और व्यक्ति यानी कि जहां पे कोई स्पेशल हो। तो इसको हम थोड़ा सा अलग से हाईलाइट करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग
व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में प्रयोग। ठीक है, तो कैसे? देखिए, जब जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा पता चल गई है क्या होती है, यानी कि जहां पर कोई स्पेशल व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं, स्पेशल स्थान के बारे में बात करते हैं, किसी भी विशेष, यानी कि विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो व्यक्तिवाचक है। तो उसको हम जातिवाचक के रूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जब किसी भी व्यक्ति का हम बोध न कराकर उस व्यक्ति के जैसे गुण दोषों से युक्त अगर हम समस्त व्यक्तियों का बोध कराते हैं तो वो जातिवाचक, यानी कि हम उस व्यक्ति का नाम नहीं लेते, वहां पर हम उस व्यक्ति के गुण और दोषों का नाम लेके हम एक पूरी जाति को संबोधित करते हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। कैसे? देखिए एग्जाम्पल, कर्ण महादानी था। कर्ण महादानी था। चलिए, कौन बताएगा कि इस वाक्य में कर्ण महादानी था में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? फटाफट हैंड रेज कीजिए, फटाफट माइक ले लीजिए और फटाफट आंसर दीजिए, अगर किसी बच्चे को आता है तो, क्योंकि टाइम कम है और काफी चीजें अभी हमने डिस्कस करनी है यहाँ पर। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? कर्ण महादानी था। तो कर्ण कौन था? कर्ण महादानी था। तो कर्ण कौन है? कर्ण कुंती पुत्र कर्ण। आपको पता है कर्ण के बारे में सभी ने पढ़ा है, क्लास 7th में अभी आप है, अगर नहीं पढ़ा है तो आपकी जो हिंदी की पूरक पुस्तिका है महाभारत कथा, उसमें कर्ण का पूरा एक चैप्टर है, हम साथ में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पर कर्ण के बारे में। तो कर्ण महादानी था, इसमें हमने कर्ण का नाम लिया है, यानी कि ये आपके विशेष व्यक्ति हैं, यानी कि ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये क्या है? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसको हमने जातिवाचक के रूप में प्रयोग करना है। तो हमने कहा कि जब हम किसी भी व्यक्ति के गुण या दोषों को एक जो बहुत सारे लोगों के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। कैसे बन जाती है ये देखिए, हमने कहा कर्ण महादानी था, स्पष्ट हो रहा है, साफ है, क्लियर है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है कर्ण, क्योंकि हमने यहाँ पर कर्ण एक व्यक्ति, विशेष व्यक्ति के बारे में बात की है। लेकिन देखिए, आज कर्ण नहीं कंस मिलते हैं। आज कर्ण नहीं कंस मिलते हैं। अब ये जो कर्ण है यहाँ पर, अब ये वो वाला कर्ण नहीं रहा जो महादानी था। अब केवल इसके गुणों का प्रयोग इसके नाम के आधार पर हो रहा है। आज कर्ण नहीं कंस मिलते हैं, यानी कि आज कर्ण के जैसे व्यक्ति नहीं मिलते, आज के समय में कंस जैसे दुराचारी अत्याचारी लोग मिलते हैं। आज कर्ण के जैसे महादानी लोग मिलना बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम है कि ऐसे लोग होंगे। ठीक है, जिसने अपने कवच और कुंडल तक, जो जन्मजात उनको सूर्य भगवान से मिले हुए थे क्योंकि वो सूर्य पुत्र थे, तो वो तक जिसने अपने इंद्र को दान कर दिए, और वो कितने बड़े दानी हो सकते हैं अपने प्राणों की चिंता किए बगैर, जिसको पता है कि सामने से तीर लेके मेरे सामने अर्जुन खड़ा है, लेकिन फिर भी उसने अपने कवच और कुंडल उतार कर इंद्र को दे दिए, तो वो कितना बड़ा दानी होगा। तो आज अब देखिए, जो अगला शब्द यहाँ पर कर्ण प्रयोग किया गया है, इसको आप व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि मिलते हैं, पूरी जाति के बारे में बोध हो रहा है कि आज कर्ण नहीं कंस मिलते हैं। तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द हो जाता है। ठीक है, तो ये आप साथ के साथ नोट डाउन कर रहे होंगे फटाफट, जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ कि आप साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए चीजों को। अगला हमारा है
जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग। अभी तक हमने व्यक्ति का जाति के रूप में प्रयोग किया, अब जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तो देखिए, जब जातिवाचक संज्ञा, अब जो जातिवाचक, जैसे कि यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा अब व्यक्तिवाचक का बोध ना कराकर किसी पूरी जाति के बारे में बता रहा है, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जिसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पर जो जातिवाचक संज्ञा है वो पूरी जाति का बोध ना कराकर किसी स्पेसिफिक व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताने लग जाएगा। तो ये होगा कि जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग की जा रही है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, विपक्ष पार्टी के नेता, विपक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेता जी ने भाषण दिया। विपक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेताजी ने भाषण दिया। ठीक है, हमने कहा विपक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेताजी ने भाषण दिया, तो यहां पर जो आपका शब्द है नेताजी, ठीक है, जो आपका शब्द है नेताजी, ये आपका यहाँ पर शब्द एक किसी भी एक जाति का बोध यहाँ पर करा रहा है, यानी कि ये आपका जातिवाचक, ये किस तरह का शब्द है, ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। लेकिन हमने कहा कि इसका प्रयोग हम व्यक्तिवाचक के रूप में कैसे करेंगे, जिन नेताजी शब्द का, शब्दों की बात यहाँ पर हो रही है, तो नेताजी शब्द का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग किया जाएगा। देखिए, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो देखिए, पहला शब्द जो था नेताजी, वो पूरे वहां पर आपको किसी भी स्पेसिफिक नेता का नाम नहीं लिया गया था। नेताजी तो नेताजी बहुत सारे होते हैं, पूरी जाति का बोध करा रहा है ये शब्द जो पहले वाक्य में लिखा गया है। लेकिन आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से जो दूसरे वाक्य में लिखा गया शब्द है, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये किसने कहा था, ये पंक्ति किसने कही थी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी किसको कहा जाता था हमारे देश में, सुभाष चंद्र बोस जी को। तो नेताजी उन्हें कहा जाता था। तो ये एक स्पेसिफिक व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति की बात यहाँ पर हो रही है कि नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सभी नेताओं का कहना नहीं है, ये पूरी समुदाय का बोध नहीं करा रहा है, पूरी जाति का बोध नहीं करा रहा है, ये किसी विशेष व्यक्ति का बोध करा रहा है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर दो चीजें अभी तक क्लियर कर दी हैं। जो मेन हमारा पॉइंट था भाववाचक संज्ञाओं की रचना करना, तो यहाँ पर कुछ शब्द
जब हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिखे थे तो वो आपने नोट डाउन किए होंगे। उसी तरह के और भी शब्द आप लिखेंगे और उससे भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने की कोशिश करेंगे। वो आपका होमवर्क है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। वहीं पर जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने यहाँ पर संज्ञा के बारे में और उसके भेदों के बारे में बहुत सारी चीजें जानी, बहुत कुछ आपको सीखने को यहाँ पर मिला है और आशा करती हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद भी आया होगा। तो जो कुछ भी आपने यहाँ पर पढ़ा है उसको घर पर जरूर एक बार रिवाइज करें और जितने भी एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखे हैं उनमें और भी एग्जाम्पल्स लिखने का प्रयास करें। जो परिभाषाएं जिन बच्चों ने नहीं लिखी हैं वो सभी परिभाषाएं बनाएंगे हर एक संज्ञा के भेद की यहाँ पर। और जो मैंने आप लोग को भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए कहा है वो भी आप होमवर्क में जरूर नोट डाउन करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।